हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। क्लास आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। हमने पहले भी ये चैप्टर रिवाइज किया है, तो अब हम देखेंगे कि बायोमॉलिक्यूल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या यहाँ पे आ सकता है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। यानी कि जैव अणु। चलिए, सबसे पहले जब भी हम कोई भी चैप्टर कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारी हेडिंग होती है, हमारे चैप्टर का नाम होता है, हम उसे ही एनालाइज करते हैं। यहाँ पे भी हम सेम यही करेंगे। हम देखेंगे बायोमॉलिक्यूल यानी कि जैव अणु। अब दोनों को देखेंगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस मॉलिक्यूल यानी कि जैव अणु। अब जब दो हमारे पास यहाँ पे शब्द आ गए हैं तो उनका मतलब क्या है हम अच्छे से जानते हैं। जब भी बायो शब्द यहाँ पे आता है, जब भी जैव शब्द यहाँ पे आता है, इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू लिविंग। ये क्या है, किसी लिविंग से रिलेटेड है। और मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनका रिलेशन यहाँ पे बायो से होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को हम कहाँ पे पढ़ते हैं, जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम यही देखेंगे। हमें यहाँ पे पढ़ना है ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में जो कि जिनका जो फंक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस जो होती हैं वहाँ पे उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। यानी कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी जो फंक्शनिंग है, जिनका जो यूज है वो कहाँ है, एक लिविंग बीइंग के अंदर है। तो उसे हम क्या कहते हैं, जैव मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको, सिंपल सा है। आपको क्या करना है, जो हमें दिया गया है शब्द बायोमॉलिक्यूल्स, हमने उसी से क्या किया, अपनी डेफिनेशन निकाली है। हमने कहा है ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लाइफ प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। अब लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, आपने पढ़ा होगा। लाइफ प्रोसेस, बहुत सारी प्रोसेस हम पढ़ते हैं। हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं। तो ये सबसे अच्छे से आप तब समझेंगे जब आपको इनके एग्जाम्पल समझ आएंगे। जब हम इनके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो इनके एग्जाम्पल क्या है, हमने कहा कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, हमने कहा प्रोटीन है। ठीक है, हमने कहा विटामिन है। क्या है, ये बायोमॉलिक्यूल है। अब हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, हम बात करें प्रोटीन की, हम बात करें विटामिन की, कहाँ पढ़ते हैं हम इन्हें, लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ते हैं। कौन सी लाइफ प्रोसेस में हम इन्हें पढ़ रहे हैं, हमने कहा डाइजेशन में हम इन्हें पढ़ रहे हैं। तीनों का यूज कहाँ पे हो रहा है, डाइजेशन में हो रहा है। ठीक है, अब हमने, अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, आप डेफिनेशन लिखेंगे तो हमने क्या कहा, जो मॉलिक्यूल बायोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, क्या बात की, हमने कहा वो मॉलिक्यूल जो बायोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। तो बायोकेमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है, यानी कि बायो का मतलब होता है किसी लिविंग के अंदर, केमिकल का मतलब यहाँ पे कुछ केमिकल्स का यूज हो रहा है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं कि इसे हम क्या कह रहे हैं, जैव रासायनिक क्रिया कह रहे हैं। तो जैव रासायनिक क्रिया में कौन भाग ले रहा है, हमने कहा बायोमॉलिक्यूल यानी कि जैव अणु भाग ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट आया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है कि वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं। सबसे पहले तो सिंपल सी जो डेफिनेशन होती है कार्बोहाइड्रेट में, कार्बन का इन्वॉल्वमेंट होगा, हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट होगा और ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, यानी कि हमने क्या बात की है, यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। लेकिन अगर इसके सिस्टमैटिक डेफिनेशन को हम देखें, हमने कहा कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। क्या बात की है हमने, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन।
पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का क्या मतलब है देखिए। सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बन यहाँ पे होगा, लेकिन कार्बन की एक लंबी सी चेन यहाँ पे होगी। ठीक है, क्या बात की हमने कहा कार्बन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है और कार्बन की एक लंबी चेन होती है। ठीक है, ये बात क्लियर है। उसके बाद क्या है पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है OH ग्रुप, यानी कि इस चेन में बहुत सारे OH ग्रुप लगे होंगे। तो सबसे पहले आपको पता है, क्या पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, हमने बना लिया। हमने कहा पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं यानी कि बहुत सारे OH ग्रुप यहाँ पे होंगे। चलिए, हो गया है। फिर हमने कहा क्या बना रहे हैं हम यहाँ पे, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो अब यहाँ पे कीटोन में क्या होगा, कीटोन में यहाँ पे क्या होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी हमने बना लिया है, कार्बन की लंबी चेन बना ली है। अब हम बनाएंगे यहाँ पे कीटोन। यहाँ पे क्या होगा, कीटोन ग्रुप यहाँ पे होगा और इस प्रकार से यहाँ पे क्या आता है, हमने ये स्ट्रक्चर देखा तो हम इसे क्या कह रहे हैं, हमने इसे कहा है कि ये एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं, हमने देखा कि यहाँ पे कार्बन की लंबी चेन है। दूसरा हमने कहा पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे बहुत सारे पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप हैं। और कीटोन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप यहाँ पे आ जाता है। तो क्या है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। हमने कहा कार्बोहाइड्रेट या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं या क्या है, यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। लेकिन हमने क्या बात की है, अब सेम चीज यहाँ पे भी है, कार्बन की लंबी चेन है, पॉलीहाइड्रोक्सी यानी बहुत सारे OH ग्रुप हैं, लेकिन यहाँ पे कीटोन की जगह क्या है, एल्डिहाइड आगे है। तो बना लेते हैं हम फिर से, कार्बन की हमने क्या की, लंबी चेन बना दी है। ठीक है, अब हमने कहा बहुत सारे OH ग्रुप यहाँ पे लगे हुए होते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा, तो एल्डिहाइड ग्रुप को हम यहाँ पे लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट होंगे उनमें क्या होगा, या तो कीटोन ग्रुप लगा होगा या फिर क्या लगा होगा, एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा। OH समूह होंगे यहाँ पे बहुत सारे और कार्बन की लंबी चेन होगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, हमने क्या कहा, हमने कहा अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास आता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज हमारे पास यहाँ पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। क्या यहाँ पे फॉर्मूला होता है इसका, तो अब हम क्या करेंगे, ग्लूकोज के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, ग्लूकोज है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है, क्लियर है ये बात। यानी कि हमें क्या बता रहे हैं, कार्बन कितने हैं, 6 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं, ऑक्सीजन कितनी है, 6 है। अब ये क्या होंगे, ये देखना बाकी है कि ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होगा। एक तो OH ग्रुप तो यहाँ पे बहुत सारे होंगे। अब देखना है कि यहाँ पे कीटोन ग्रुप आता है या फिर एल्डिहाइड ग्रुप आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 कार्बन हम यहाँ पे बना लेंगे। यह 6 कार्बन की हमारे पास चेन बन गई है। अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करें तो यह है कार्बन नंबर 1, यह है 2, यह है 3, यह है 4, यह है 5 और यह है 6। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उन्हें फिट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ग्लूकोज में
समूह आता है वो है एल्डिहाइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड को यहाँ पे फिक्स कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, और लास्ट वाला जो कार्बन होता है वो है CH2OH, यानी कि लास्ट वाले कार्बन पे एक OH ग्रुप लगा है और 2 H ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। अब हमें देखिए क्या देखना है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, ये हमें पता चल गया है कि ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अब हमें ये पता करना है कि जो OH ग्रुप है वो कहाँ लगे होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, OH ग्रुप को जब भी आपको लगाना है आपको राइट साइड में लगाना है, एक्सेप्ट कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 को हमें छोड़ देना है, बाकी सब में हमें राइट साइड को क्या लगाना है, OH लगाना है, और लेफ्ट में हमें H लगाना है। तो कर लेते हैं, हमने कहा OH और H, थ्री को हमें छोड़ देना है। यहाँ पे क्या है, OH है और H है, यहाँ पे भी क्या है, OH है और H है। तो जो कार्बन नंबर 3 हमने छोड़ा है वहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि OH जो है वो लेफ्ट में आ जाएगा और राइट में हमारा H आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज की संरचना को बनाते हैं। चलिए, अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि क्या होगा अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल से हो जाती है, ठीक है। हमने क्या कहा कि एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर अल्कोहल से हो जाती है तो क्या यहाँ पे चेंजेस आएंगे, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड भी है। हमने क्या बात की, हमने कहा ग्लूकोज में एल्डिहाइड भी है और ग्लूकोज में क्या है, यहाँ पे अल्कोहल भी है। तो क्या होगा, जब यहाँ पे एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल से होगी तो हमें यही देखना है, और जो कार्बन नंबर, बहुत सारे अल्कोहल यहाँ पे हमारे पास आते हैं, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन किसकी होगी, जो कार्बन नंबर 5 पे जो अल्कोहल है उसकी रिएक्शन किससे होगी, एल्डिहाइड से होगी, और एल्डिहाइड हमारे कार्बन नंबर 1 पे है। तो क्या हुआ, जब यहाँ पे इनकी रिएक्शन हुई तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आया वो कुछ इस प्रकार से आया। सबसे पहले तो हमें वही करना है, कार्बन को लिखना है, ठीक है। अब हमारे पास देखिए क्या होगा, यहाँ पे कार्बन नंबर 5 पे जो अल्कोहल है उसकी रिएक्शन एल्डिहाइड से होगी। तो क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बन नंबर 5 की जो ऑक्सीजन है वो कार्बन नंबर 1 पे जुड़ जाएगी, ठीक है। क्या होगा, कार्बन नंबर 5 की जो ऑक्सीजन है, ये तो हम लास्ट वाले के CH2OH एज इट इज लिख देंगे। हमने कहा कि कार्बन नंबर 5 की जो ऑक्सीजन है वो किससे जुड़ गई है, कार्बन नंबर 1 से जुड़ गई है, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब जब 1 से यहाँ पे जुड़ी तो कार्बन पे कितने बॉन्ड हो गए, देखिए अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो कार्बन पे यहाँ पे 4 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बना रहा है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बना रहा है और एक वो दूसरे कार्बन से बॉन्ड बना रहे, तो 4 बॉन्ड यहाँ पे थे। जब कार्बन नंबर 5 की ऑक्सीजन कार्बन नंबर 1 से जुड़ी तो एक और बॉन्ड यहाँ पे बन गया, कार्बन पे 5 बॉन्ड हो गए। तो इससे क्या हुआ, इससे हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है, तो यहाँ पे 4 ही बॉन्ड बन पाएंगे। तो इससे क्या हुआ, जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड हट करके यहाँ पे क्या आ गया है, ऑक्सीजन आ गया है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया है। अब सिंगल बॉन्ड जब आया तो ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही थी, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी को पूरी करने के लिए कौन सा H यहाँ पे आएगा, एक H यहाँ से आ जाएगा और एक जो H यहाँ पे हाइड्रोजन पे कार्बन पे था वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यही बात हमने की है, देखिए कुछ हमने नहीं किया है, हमने सिर्फ इतना किया है कि बाकी एज इट इज हम ऐसे लिख देंगे इसे, बाकी हमने क्या किया, एज इट इज लिख लिया है। क्या हुआ, जब अल्कोहल की रिएक्शन एल्डिहाइड से हुई तो कार्बन नंबर 5 की जो ऑक्सीजन थी वो कार्बन नंबर 1 से जुड़ गई है। अब तब के लिए ये हाइड्रोजन आप रखिए, ये हटा लिया हमने, ठीक है। ये हाइड्रोजन हमारे पास है। जब कार्बन नंबर 5 से ये कार्बन नंबर 5 की ऑक्सीजन कार्बन नंबर 1 से ऐड हुई तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई है, 5 हो गई है। 5 बॉन्ड यहाँ पे बन गए हैं, वैलेंसी कितनी है, 4 है। अब क्या होगा, देखिए जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ बना हुआ है वहां पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड हुआ तो ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पे पूरी नहीं हुई है, तो ऑक्सीजन ने क्या किया, इस H के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लिया है, OH यहाँ पे बन गया है और ये H, ये वाला जो H है ये एज इट इज यहाँ पे आया, ठीक है। ये बात हो गई है और इस प्रकार से हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने कहा क्या होगा अगर हम कार्बन नंबर 1 पे जो अल्कोहल की पोजीशन है उसे चेंज कर दें तो क्या होगा,
देखिए हमारे पास रिएक्शन के बाद जो ये हमारे पास कार्बन है। ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास आया था, ठीक है, जिसे हमने जब क्या कहा था कि जब कार्बन की जो रिएक्शन है, जो अल्कोहल की जो रिएक्शन है, जब एल्डिहाइड से हुई। अब हमने कहा कि अगर इस स्ट्रक्चर में हम चेंज कर दें, क्या चेंज हमने किया है, हमने सिंपली यहाँ पे जो अल्कोहल है उसकी पोजीशन हमने चेंज कर दी है। देखिए, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अल्कोहल कहाँ पे था, राइट साइड में था। अगर हमने यही अल्कोहल लेफ्ट में ले लिया और बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो सेम था, तो हमने क्या बात की, हमने कहा यहाँ पे हमने सिंपली चेंज किया है। पहले हमारे पास ग्लूकोज का डायग्राम आया था, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने देखा था, फिर हमने अल्कोहल की रिएक्शन एल्डिहाइड से करा दी तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर आया। उसके बाद हमने क्या किया, कार्बन नंबर 1 पे हमने अल्कोहल की पोजीशन को चेंज कर दिया है। तो हमारे पास दो प्रकार की यहाँ पे संरचना आई थी। तो ये वाली संरचना जहाँ पे अल्कोहल राइट साइड में है उसे हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। और जहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में होता है उसे हम कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना बनाइए या बीटा डी ग्लूकोज की संरचना बनाइए, ये दोनों में क्या डिफरेंस है आप ये बताइए। तो आपने क्या करना है, देखना है जो OH ग्रुप है वो कहाँ पे लगा हुआ है। तो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।